प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर दीपक सालवी, सहायक आचार्य चित्रकला विभाग, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ आर्ट के हम ई व्याख्यान श्रृंखला में पिछले ई व्याख्यान को इस ई व्याख्यान के साथ में जोड़ते हुए, कड़ी को जोड़ते हुए, आज हम पिछले ई व्याख्यान जो मैंने विभिन्न कला शैलियों के वर्गीकरण के बारे में बताया था, जिसके अंतर्गत जनजातीय कला के बारे में कुछ बताया था कि ट्राइबल आर्ट जो है वो कैसे विश्व के सभी स्थानों पर पाई जाने वाली ट्राइबल आर्ट एक समान रूपाकार होते हैं और वह प्रकृति जनजाति लोग जो हैं वो प्रकृति प्रेमी होते हैं। इसके अतिरिक्त वो जो चित्रकला के लिए जो सामग्री का कला के लिए जो सामग्री का उपयोग करते हैं वो प्रकृति से ही प्राप्त होती है। प्रकृति से जैसे बांस, इस प्रकार खनिज पत्थर, इस प्रकार की वस्तुओं को उपयोग में लेते हैं। और चित्रकला में माननों के बारे में बात की थी, अंगालेखन गोदना के बारे में बात की थी, जिसको स्त्री पुरुष अपने शरीर पर विभिन्न भागों में उसको खुद गुदवाते हैं। और मुड़िया तथा गोंड जनजाति के लोग अपने सिरों पर सींगों को लगाने का प्रचलन है उनको, और उसको कोड़ियों से और रंगों से सजाने का काम करते हैं। संथाल जाति में भी विवाह डोली पर चित्रकारी का काम करते हैं, ये भी हमने देखा था। इसके अतिरिक्त हमने संगीत और नृत्य के बारे में जिसमें बताया था कि महिलाएं भी पुरुषों के बराबर उनके नृत्य गायन वादन में साथ रहते हैं, पुरुषों के बराबर उनका कला के दृष्टिकोण में बहुत ऊंचा दर्जा प्राप्त है। और नृत्यों के बारे में बताया था थारू नृत्य, जो कि थारू जनजातियों का प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू असम नृत्य है, जिसके बारे में बताया था, वो बहुत ही अच्छा नृत्य आप लोगों को देखना चाहिए। और गेर और गौरी के बारे में आपको मैंने बताया था, तो आदिवासियों की कलाओं के बारे में। फिर मैंने बताया था लोक कला के बारे में, बताया था कि लोक कला जो है जन सामान्य की कला है। लोक कला के अंतर्गत जो आम जनजीवन है, जो गांव जो कि कस्बों में निवास करती है, और जो चकाचौंध की शहरी जगह निवास कम करती है, वो गांव के परिदृश्य को उस प्रकार, तो उनका सांस्कृतिक राजनीतिक जीवन के ऊपर वो मानने बनाने का और ये सब काम मैंने बताया था। तो अपने अपने क्षेत्र की अपनी अपनी लोक कलाएँ होती है, जिसमें महाराष्ट्र में रंगोली, गुजरात में साथिया, राजस्थान में मानना, उत्तर प्रदेश में सोन रखना, बिहार में अल्पना, इस प्रकार के बारे में मैंने बताया था। अब उसमें जोड़ते हुए आगे की कड़ी में मैं पट्टचित्रण कि पट्टचित्रण क्या होता है, इसके बारे में मैं इस व्याख्यान को केंद्रित करना चाहूँगा। कि लोक कला का यह एक पट्टचित्रण जो है वो लोक कला का ही एक रूप होता है। और पट्टचित्रण परंपरा भारत के अनेक राज्यों में, प्रांतों में, जगह स्थानों पर देखी जाती है। और बंगाल में पट्टचित्र जो है वो बनाने वाले कलाकार जो है उनको पटुवे कहा जाता है। और इन पट्टचित्रों के बीच बीच में देवी देवताओं के चित्र और चारों ओर बॉर्डर में पशु पक्षियों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। और बंगाल के कालीघाट के पट्टचित्र बहुत प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। राजस्थान में पट्टचित्रण परंपरा चित्तौड़ के पास भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहुत प्राचीन समय से ही देखने को मिलती है। इन पर भोपे चित्र बनाते हैं, जो कि चारण जाति से संबंध रखते हैं। ये भोपे इन चित्रों को गांव में ले जाकर सायंकाल में इसे खोलकर दो बांसों के बीच में टांग देते हैं, और इस पर जो कथा अंकित होती है उसको गाकर बजाकर सुनाते हैं
जन सामान्य को। और साथ में ये जब गाथा चलती रहती है तो भोपी जो होती है, भोपी इनके साथ में जो होती है महिला कलाकार, तो वो इनके साथ में नृत्य करती है। और इस प्रकार देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी, रामकृष्ण की पढ़ बनाई जाती है। बिहार में मिथिला में मधुबन नामक गांव में पटचित्र बनाने का चलन है, जो अब भी कागज पे हमें देखने को बनाए गए हैं। इन चित्रों के विषय भारतीय पौराणिक कथाएं होती है और इन चित्रों को अधिकांशतः गांव की स्त्रियां ही बनाती है। इस प्रकार महाराष्ट्र में चित्रकाथी कहा जाता है, जिसके विषय रामायण महाभारत आदि होते हैं। अब आता है धार्मिक भित्ति चित्रण। तो प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जो है वो लोक कला का जो हमें प्रादुर्भाव देखने को मिलता है वो धार्मिकता के कारण उसका पुट देखने को मिलता है, जो आज भी हमारे भारतीय जीवन के हर पहलू में उनको देखने को मिलता है। और यहाँ की लोक कला का एक विशिष्ट रूप धार्मिक भित्ति चित्र हैं। होली, दीपावली, श्रावण तीज, नागपंचमी, शीतला अष्टमी, करवा चौथ, गणेशोत्सव, विवाह उत्सव, अनेक व्रत उपवास आदि अवसरों पर घर की दीवार, चौपालों आदि पर गेरिक मतलब गेरुए रंग से अंकन, मसीह चित्रों, वर्ण चित्रों, चावल की मांडी आदि के द्वारा परंपरागत रूप में भित्ति चित्र अंकित किए गए हैं। अब आता है प्रिय विद्यार्थियों शास्त्रीय कला। शास्त्रीय कला से तात्पर्य क्लासिकल आर्ट। ये क्लासिकल आर्ट क्या है, इसके बारे में हम आज इसमें इसी लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो प्राचीन काल से ही जनजाति कला और लोक कला का विकास होता गया, तो दूसरी ओर शास्त्रीय कला भी अपने स्वरूप को प्राप्त हुई। कला का यह स्वरूप समाज की विकसित अवस्था से संबंधित है। शास्त्रीय कलाएं व्यक्ति निष्ठ होकर स्वांत सुखाय के लिए कार्य करती है, जो कलाकार के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम होती है। शास्त्रीय कला निश्चित सिद्धांतों, नियमों आदि से जुड़ी रहती है, अर्थात प्रत्येक कला अपने निश्चित नियमों को लेकर चलती है। अतः प्रत्येक कलाकार को अपनी कला के नियमों एवं सिद्धांतों का ज्ञात होना नितांत आवश्यक है। और शास्त्रीय कलाएं जिन निश्चित विधियों व शैलियों पर आधारित होती है, उनमें कलाकार को तकनीकी रूप से दक्ष व निपुण होना चाहिए। अतः कला में सतत अभ्यास के बिना शैलीगत गुणों का विकास होना थोड़ा दूभर होता है। और सदियों से चित्रकला को राजाओं, धनाढ्य आदि वर्ग के लोगों का संरक्षण प्राप्त हुआ। अतः चित्रकला शास्त्रीय नियमों से संबंधित है। चित्रकार लगातार अभ्यास से एक ऐसी विधि एवं विधान को जन्म देता है जो उसके भावों, संवेदनाओं तथा अनुभवों के प्रदर्शन में सशक्त माध्यम बन सके। इन प्रवृत्तियों, विधानों, नियमों व शैलीगत तत्वों के अनेक संदर्भों का भारतीय शिल्प शास्त्रों एवं साहित्य में उल्लेख मिलता है। चित्रकला से संबंधित कई संदर्भ हमें अनेक प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है, जैसे विश्वकर्म प्रकाश, मयमतम, चित्रसूत्रम, चित्रलक्षणम, शिल्पशास्त्र, सम्रांगण सूत्रधार, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र आदि। वात्सायन कृत कामसूत्र के चतुर्थ अध्याय आलेख्यम में चित्र के षडंगों यथा रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, योजनम, सादृश्य, वर्णिका, भंग पर प्रकाश डाला है। इन षडंगों की चित्र निर्माण की विधियां नाप तोल, सौंदर्य नियमों, प्राकृतिक उपमानों से तुलनात्मक व रंग व ब्रश बनाने की विधियां व नवीन प्रयोगात्मक विधियां बताई गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्र सूत्र नामक अध्याय में चित्रकला के नियमों का विस्तृत अध्ययन देखने को मिलता है।
भारतीय कला के खजाने अजंता, एलोरा आदि गुफाओं की चित्रकला एवं मूर्तिकला में प्राचीन शास्त्रीय कलाओं का निरूपण देखने को मिलता है। चित्रों के प्रमाण निर्धारण के लिए मानसोल्लास में अनेकों प्रकार बताए हैं। बौद्ध युगीन कलाओं का प्रामाणिक इतिहास और उसकी विस्तृत चर्चा हमें ललित विस्तार में देखने को मिलती है। इस प्रकार कला शिल्प के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत के जनजीवन में कला और शिल्प का महत्वपूर्ण स्थान था। शास्त्रीय कलाकार शास्त्रों में उल्लेखित नियमों, विधानों आदि के अनुरूप ही कला की साधना किया करते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये जो मैंने ये जो ई लेक्चर जो जनजातीय कला, लोक कला, पट चित्रण में क्या क्या चीज़ें होती है इसके बारे में मैंने आपको इस ई लेक्चर में बताया। तो आपको इन ई लेक्चर्स में यदि किसी का कोई ई लेक्चर छूट गया है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या कोई ई लेक्चर आपके पास नहीं आ पाया, वैसे तो मैंने सभी समूहों में डाला है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर किसी और का है तो वो मैसेज उसको चला गया। किसी का भी हो, पापा का हो सकता है, भैया का हो सकता है, भाभी का हो सकता है, XYZ। तो इन ई लेक्चर को किसी के पास में अगर ये ई लेक्चर कोई मिस हो गया हो तो आप मेरे से संपर्क करें, मैं उसका वापस आपको पुनः प्रेषित कर दूंगा, जिससे कि आपको विषय का मर्म, विषय की गंभीरता, सारी चीज़ें आपको समझ में आए, अच्छी तरीके से समझ में आए और आप मेरे ये PDF नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनको आप लिख लेवे या इनकी प्रिंट ले लेवे या इनकी फ़ोटोकॉपी करा लेवे। तो आपको ये सारी जो मैं ई लेक्चर जो PDF फाइल बनाता हूँ ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और आपको और आपके जो साथी जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है या है तो आप इनसे सारी चीज़ें शेयर करें, उनको हेल्प करें, जिससे कि मेरे जो ई लेक्चर बनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य ये है कि इस कोरोना काल में आप सभी विद्यार्थियों को समय पर आपकी पाठ्य सामग्री, अच्छे नोट्स, पाठ्य सामग्री, श्रव्य, दृश्य श्रव्य माध्यम जिसको बोलते हैं उसके माध्यम से पहुँचे। तो मैं निरंतर आपके बहुत सारे फोटोग्राफ डालता हूँ मैं कुछ उसमें फोटोग्राफी, और मैं आपके ई कंटेंट को बनाने में जो ये लेटर्स करता हूँ, टाइप करके आपको मैं प्रेषित करता हूँ। कोई भी विषय को अच्छे तरीके से समझाने का मैं पूरा बरकस प्रयास करता हूँ। फिर भी कोई विद्यार्थी जिसको यह चीज़ समझ में नहीं आती है कि मुझे वो लेक्चर समझ में नहीं आया या उसमें वो शब्द समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। लगभग सभी के पास मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, तो मोबाइल नंबर हैं, तो आप इन चित्रों के माध्यम से या मेरे से बात कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी मेरे इस मेहनत को जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इसके साथ में मेरे को एक और बात कहना चाहता हूँ कि आप अपना सबमिशन फाइल, क्योंकि ये दिसंबर और जनवरी में तो ये फाइल जमा करानी होती है, तो आपकी सबमिशन फाइल जिसमें 100 से 150 स्केच, 100 से 150 स्केचेस A4 साइज पे उसकी फाइल बनानी होती है, जिसमें कप, लोटा, गिलास, बर्तन, जग, गुलदस्ता, कोई भी वस्तु कोई भी हो सकती है, इसका प्रयास करें ये आप बनाएं। और दूसरा है शीट्स बनाने के लिए बोला, तो मेरे को 2 से 3 शीट्स आप पेंसिल शेडिंग से कप, प्लेट जो वस्तु चित्रण है उसकी बनाएं, और 5 शीट मेरे को कलर में, छाया प्रकाश कलर में, हाफ इम्पीरियल साइज जो मार्केट में शीट मिलती है उसका आधा भाग, हाफ इम्पीरियल साइज, तो उस पर आप इनको बनाएं, कलर से अच्छे तरीके से बताएं। कुछ विद्यार्थी उनके फोटोग्राफ बनाते हैं और कुछ विद्यार्थी उनके फोटोग्राफ मेरे को शेयर करते हैं, मेरे को बताते हैं, तो मैं उसमें कोई बात होती है, कोई कमी होती है, पेशी होती है, तो मैं उसको समझाता हूँ। तो आप भी बनाएं, और आप चाहे तो ग्रुप में शेयर करते हैं, चाहे तो मेरे को पर्सनल नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं।
तो कोई कमी पेशी होगी तो मैं बता सकता हूँ। और जिनके चित्रकला नहीं है उनको किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत नहीं है, निरंतर आप प्रयास करते रहें, इसी आशा के साथ में धन्यवाद।